सोनपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में रहती थी एक बूढ़ी सास, उसके 2 बेटे, 2 बहुएं और उनके बच्चे। घर कभी भरा पूरा था, पर छोटे बेटे के जाने के बाद आंगन की रौनक भी जैसे उसके साथ चली गई। सास का झुकाव हमेशा बड़े बेटे की तरफ रहा। उसे वही सही लगता था जो बड़ा बेटा और उसकी पत्नी कहते। अम्मा, अब बात टालने से कुछ नहीं होगा। सुनीता की बेटी अब बड़ी हो गई है। उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, उसका खर्च सब बढ़ता जा रहा है। घर का खर्च पहले से 2 गुना हो गया है। खेत से आमदनी भी कम है और ऊपर से 2 लोगों का अलग से खर्च। हम कब तक यूं ही संभालते रहेंगे माँ? महेंद्र को गए 1 साल हो गया। सही कह रहे हो बेटा। महेंद्र के जाने के बाद उनका सहारा भी चला गया। हम कितने दिन तक किसी और का बोझ उठाएंगे? हाँ अम्मा, यही सही है। पीछे जो पुरानी झोपड़ी है वही उनके लिए ठीक रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह विद्या देवी सुनीता के पास जाती है। रूही फर्श पर बैठी पढ़ रही थी। तभी विद्या देवी कमरे में आई। बहू, तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए माँ जी। बहू, अब हमें रूही की शादी कर देनी चाहिए। अब इसकी उम्र हो रही है और वैसे भी लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई काफी होती है। ये सुनते ही रूही का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? रूही डॉक्टर बनना चाहती है और उसके पिता का सपना था कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। सपने देखना आसान होता है बहू, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। महेंद्र अब नहीं है, तुम दोनों का खर्च कौन उठाएगा? सुनीता की आंखें भर आईं। हम बोझ नहीं है माँ जी। ये घर जितना वीरेंद्र भैया का है उतना ही महेंद्र का भी था। क्या हमारे हिस्से में कुछ नहीं है? इतने में दरवाजा खुलता है। वीरेंद्र और ललिता अंदर आते हैं। बात सीधी है सुनीता, जब भाई ही नहीं रहा तो अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं। पीछे जो पुराना घर है वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। उसी वक्त रूही खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज साफ। चाचा जी, ये घर हमारा भी है। अगर पिताजी होते तो क्या तब भी हमें जाने को कहते? चलो रूही, जिस घर में अपने होने का हक मांगना पड़े वहां रहना ठीक नहीं। सुनीता एक छोटा सा बैग पकड़े खड़ी है। रूही अपनी किताबें सीने से लगाए हुए है। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं। रूही एक बार मुड़कर हवेली को देखती है। माँ, यही तो मेरा बचपन था। यही पापा मुझे पढ़ाते थे। यही उन्होंने कहा था कि मैं बहुत आगे जाऊंगी। क्या हम सच में सब छोड़कर जा रहे हैं? बेटी, घर दीवारों से नहीं बनता। घर वो होता है जहाँ अपने लोग साथ खड़े हों। अगर अपने ही दूर हो जाएं, तो वहाँ रुकना सिर्फ यादों को दर्द देना है। हवेली से थोड़ा दूर पीछे की तरफ एक पुरानी झोपड़ी खड़ी है। मिट्टी की दीवारें, एक टूटी खाट कोने में पड़ी है। छत के एक कोने से हल्की धूप की किरण अंदर आ रही है। माँ, क्या हम यही रहेंगे? ये तो हवेली से बिल्कुल अलग है। हाँ रूही, कभी कभी भगवान खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम अपनी मेहनत से सब भर सकें। ये घर छोटा है, पर इसमें किसी का एहसान नहीं होगा। माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, चाहे हालात जैसे भी हों। मैं पापा का सपना पूरा करूंगी। सुनीता उसकी तरफ देखती है। आंखों में आंसू हैं, पर गर्व भी। और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अब से हमारा सहारा हम खुद है। कोई हमें घर से निकाल सकता है, पर हमारे सपनों से नहीं। झोपड़ी के अंदर हल्की अंधेरा। एक छोटी तेल की ढिबरी जल रही है। चूल्हा ठंडा है। रूही कोने में बैठी है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो धीरे से पूछती। माँ, अगर पापा होते तो हमें ऐसे कभी नहीं सोना पड़ता ना? हाँ, शायद नहीं, लेकिन तेरे पापा ने हमें कमजोर रहना नहीं सिखाया था। आज भूखे सोएंगे, लेकिन कल से हालात बदलने शुरू होंगे। ये मेरा वादा है। अगले दिन सुनीता हाथ में झाड़ू लिए आंगन साफ कर रही है। दूर से 3 गांव की औरतें आती दिखती हैं। जैसे ही उनकी नजर सुनीता पर पड़ती है, वे रुक जाती हैं। अरे सुनीता, तू यहाँ क्या कर रही है? अब यही रह रहे हैं काकी। पर बात क्या हुई? कल तक तो तू उसी हवेली की बहू थी। गांव में तरह तरह की बातें चल रही हैं। हमने सोचा खुद ही पूछ लें। बस इतना समझ लीजिए दीदी, अब हमें अलग रहना है। घर बड़ा हो या छोटा, जीना तो अपने दम पर ही पड़ता है। सच कहूं,
तेरी सास हमेशा बड़े बेटे की तरफ ही झुकी रही। महेंद्र के रहते सब ठीक था, उसके जाने के बाद घर का रंग बदल गया। मुझे सब समझ आता था, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। सोचा था अपना घर है, सब संभल जाएगा। तू अकेली नहीं है सुनीता, पूरा गांव तेरे साथ है। तेरी मेहनत और सच्चाई सब जानते हैं। आम के पेड़ की हल्की छाया में रूही और उसकी दोस्त नंदिनी साथ बैठी थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। रूही, याद है तू कहती थी कि तू डॉक्टर बनकर गांव में मुफ्त इलाज करेगी ताकि किसी को पैसों के लिए तड़पना ना पड़े। और तू कहती थी मैं बड़ी होकर ऐसी टीचर बनूंगी जो बच्चों को डांटेगी नहीं, समझाएगी। तो फिर वो सपने अब भी हैं या कहीं छुपा दिए? सपने तो हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जिंदगी पूछे बिना ही इम्तिहान लेने लगती है। इम्तिहान तो उन्हीं का होता है जिनमें काबिलियत होती है। तू पढ़ाई में सबसे तेज है। अगर तू ही हार मानेगी तो बाकी लड़कियां किससे हिम्मत लेंगी? नंदिनी, अब आगे पढ़ना शायद मेरे लिए आसान नहीं है। घर की हालत तू देख ही रही है, किताबें, फीस। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने सपनों को आगे बढ़ा सकूं। पैसों की कमी सपनों की कमी नहीं होती रूही। रास्ता मुश्किल है लेकिन बंद नहीं। हम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। तू बस हार मत मान। रूही ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा भरोसा था। सूरज ढलने को था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सुनीता और रूही झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठे थे। रूही की किताबें उसकी गोद में बंद पड़ी थीं। तभी पीछे से आवाज आई, सुनीता, अरे तू यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठी है? दोनों ने मुड़कर देखा। सामने लक्ष्मी खड़ी थी, सालों पुरानी सहेली। लक्ष्मी, समझ नहीं आता क्या करूं। रूही की पढ़ाई कैसे चलेगी? फीस, किताबें, यूनिफॉर्म। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही। देख सुनीता, रोने से बात नहीं बनेगी। काम के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। सुन, गांव में जो नया सिलाई केंद्र खुला है, वहाँ औरतों को काम सिखाया जा रहा है। तू तो पहले से सिलाई जानती है, वहाँ जुड़ सकती है। ठीक है लक्ष्मी, मैं कोशिश करूंगी। अगर मेरी मेहनत से रूही की पढ़ाई चल सके तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। माँ, आपने हमेशा मेरे लिए सब किया है। अगर आप फिर से सिलाई शुरू करेंगी तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। अगले ही दिन से सुनीता लक्ष्मी के साथ सिलाई केंद्र जाने लगी। सुबह घर का काम निपटाकर वो काम पर निकल जाती। एक सुबह निकलते समय, रूही, मैं लक्ष्मी के साथ जा रही हूँ। तुम समय से स्कूल चली जाना और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। आप चिंता मत करो माँ, मैं संभाल लूंगी और शाम को आकर आपके काम में भी मदद करूंगी। दोपहर का समय था। सुनीता आंगन में बैठी कुछ सिलाई का काम कर रही थी। तभी हवेली की तरफ से ललिता उधर आती दिखाई दी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह तिरछी मुस्कान थी। अरे वाह, अब तो हवेली की बहू भी काम करने लगी। लगता है हालात ने जल्दी ही असली जगह दिखा दी। इतने से क्या होगा सुनीता, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती होगी। चाची, हालात चाहे जैसे भी हों, हम मेहनत से जीना जानते हैं। ललिता हल्का सा हंस पड़ी, जैसे उसे रूही की बात मजाक लग रही हो। इतनी मेहनत करने से अच्छा है एक काम करो सुनीता, मेरे घर ही आ जाओ। झाड़ू पोंछा, बर्तन कर लिया करना, अच्छे पैसे दे दूंगी। धन्यवाद दीदी, पर हमें किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे। माँ सही कह रही है चाची, मेहनत करने में शर्म नहीं होती, लेकिन किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। अरे वाह, अभी से बड़ी जुबान चलने लगी है। याद रखो, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जब पेट भरने की नौबत आएगी ना, तब किताबें अपने आप बंद हो जाएंगी। ये सुनकर सुनीता का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। देखते हैं कितने दिन तक ये हौसला रहता है। इतना कहकर वो मुड़ी और हवेली की तरफ वापस चली गई। माँ, चाची हमेशा हमें नीचा दिखाने क्यों आती हैं? बेटा, जो लोग दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं, वो कभी सच में खुश नहीं रह पाते। हमें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद रूही अपनी सहेली नंदिनी के साथ
घर की ओर लौट रही थी। रूही, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें तू हिस्सा ले रही है ना? पता नहीं, अभी तक तय नहीं किया। क्यों? तू तो हमेशा हर प्रतियोगिता में भाग लेती है, पढ़ाई में भी सबसे आगे रहती है। बस इन दिनों घर पर थोड़ा काम भी बढ़ गया है, इसलिए सोच रही हूँ संभाल पाऊंगी या नहीं। अरे संभाल लेगी, तू इतनी मेहनती है और मैं भी तो हूँ तेरी मदद करने के लिए। सच नंदनी, अगर तू साथ न होती ना तो स्कूल आना भी कभी कभी मुश्किल लगने लगता। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद रूही की नजर अपनी झोपड़ी की तरफ पड़ी। उसने धीरे से कहा, चल नंदनी, अब मुझे यहीं से जाना होगा। ठीक है, कल स्कूल में मिलते हैं। और हाँ, प्रतियोगिता के बारे में सोचना जरूर। ठीक है, सोचूंगी। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते चल पड़ी। रूही नंदनी से अलग होकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। अंदर सन्नाटा था। रूही ने बैग एक तरफ रखा और तभी उसकी नजर दीवार पर लगी अपने पिता की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। पिताजी, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? आप होते तो ये दिन नहीं आते। माँ मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। वो चाहती हैं कि मेरी पढ़ाई कभी न रुके। आप देखना, मैं एक दिन जरूर कुछ बनूंगी ताकि माँ को फिर कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। इतना कहकर रूही चुपचाप वहीं खड़ी रोती रही। उधर हवेली में बैठे ललिता, वीरेंद्र और विद्या देवी आपस में बात कर रहे थे। तभी ललिता तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, आपको पता है आपकी प्यारी बहू सुनीता अब घर घर जाकर सिलाई का काम करती फिर रही है। अच्छा ही हुआ, अपने घमंड का नतीजा अब समझ में आ रहा होगा उसे।